थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, आवाज आ रही है? बोलो भाई, माइक इज ऑन। हेलो, यस मैम। दिख रही है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था ठीक है, हाइपोथैलेमस था सबसे ऊपर, यानी कि जो मेन एक तरीके से कंट्रोलिंग कर रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का पार्ट था ना, अदर टू पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन आर थैलेमस एंड सेरिब्रम। ठीक है, हाइपोथैलेमस नीचे का बेसल पोर्शन है। हाइपोथैलेमस से हमने देखा क्या लगा हुआ है, एक स्टॉक है, टिश्यू है जो नीचे की तरफ लटका हुआ है, ऐसे मान सकते हो आप। और उस पे क्या लटका है हमारा, क्या लगा हुआ है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, गुड इवनिंग। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने देखा था कि बेसिकली ये मेजर, इसमें दो लोब्स हैं। जो आगे की तरफ है दैट इज एंटीरियर लोब, या इसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल देते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन्हीं को दो नाम और दिए गए हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, और हाइपोफिसिस का मतलब होता है आउट ग्रोथ। ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये थैलेमस का आउट ग्रोथ ही है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ही क्या है, ये इंटरनली भी दो लोब्स में डिवाइडेड है। तीन में होती है, आपके बुक में दो में दिया है। एक है आगे वाला फिर पार्स डिस्टेलिस, और एक है इसके पीछे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया वैसे तो अलग सेक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ के साथ साथ ये क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस में ही जाके कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इस स्टॉक को इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा स्ट्रक्चर था पिट्यूटरी का। दूसरी बात हमने देखी थी कि वैसे हम बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड। क्यों है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि बाकी इसमें से जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे ना पिट्यूटरी में से, वही हार्मोन्स क्या करेंगे, हमारे बाकी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहां से हार्मोन सिक्रीट होगा, वो हार्मोन जाएगा दूसरे ग्लैंड में, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, और वहां जाके थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि आप अपना सिक्रेशन स्टार्ट करो, हार्मोन बनाना शुरू करो। ठीक है, तो इट्स अ कंट्रोलिंग ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। लेकिन हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसी पे और देखा था हमने कि अगर हम कनेक्शंस की बात करें, जैसे ये था हाइपोथैलेमस, नीचे थी पिट्यूटरी ऐसे। ठीक है, और इसमें है हमारे दो लोब। सही है, तो जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब के लिए क्या है, एक पोर्टल कनेक्शन है, ऐसे करके, ऐसे करके ना, एक ब्लड सर्कुलेशन है जो क्या कनेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, एक पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने का मतलब क्या है इसका, क्यों कर रहा है ये, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू फ्लो होता होता कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, दूसरी बात, एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे ओवरऑल देखा जाए तो 6 हॉर्मोन्स रिलीज करती है।
कौन कौन से, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, इसके पीछे वाले पोर्शन की, तो क्या कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की हेल्प से। जैसे यहां पर पोर्टल सर्कुलेशन था ना, यहाँ पे तो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस, वो सर्कुलेशन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन बनेगा, न्यूरॉन है ना, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो उसमें क्या है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल, न्यूरोसिक्रीटरी सेल यानी कि ऐसा न्यूरॉन जो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से निकल के यहां तक आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। तो डायरेक्ट जो भी हार्मोन यहाँ बन रहा है हाइपोथैलेमस से, वो इसी सर्कुलेशन के थ्रू या इसी न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएगा। यहाँ किसी ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जिस न्यूरॉन में बना उसी के एक्सॉन से ट्रेवल करके यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारा हार्मोन आएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। दूसरा क्या कहने का मतलब है इसी बात का, कि देखो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, उसका अपना कोई भी हार्मोन नहीं है। जैसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहे हैं कि ये 6 हार्मोन सिंथेसाइज करती है, ये क्या करती है, 6 हार्मोन बनाती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई भी हार्मोन नहीं बनाती, नो सिंथेसिस। इसके अंदर लेकिन हमें 2 हार्मोन मिलते हैं, कौन से मिलते हैं हम आगे देखेंगे। ये दोनों हार्मोन्स लेकिन बना कौन रहा है, ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बना रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद नहीं बना रही, हाइपोथैलेमस बना रहा है, और वो लाके इसमें सिर्फ स्टोर कर देता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम हुआ, कि वो हार्मोन को स्टोर कर रही है और सिर्फ रिलीज कर रही है। लेकिन अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो वो सिंथेसाइज कर रही है, पहले बना रही है, उसके बाद रिलीज कर रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब देखते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं इसमें, यहां तक क्लियर है सबको, हाँ यही देखेंगे। इतनी बात समझ आ गई ना सर्कुलेशन वाली कैसे है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, वैसे उसको भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सिंथेसाइजिंग हार्मोन दोनों के अलग अलग है। आगे देखते हैं चलो। अब ये हमने लोब्स वगैरह देख लिए थे, ये तुम डायग्राम में देख लेना, मैंने अभी बता दी। एक लोब होता है पार्स डिस्टेलिस और इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या क्या हार्मोन्स हैं। ओवरऑल कितने हैं, बेसिकली 6 हार्मोन्स आर देयर, ठीक है। एक बात और देखो, हाइपोथैलेमस जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, तो हमने देखा था हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होगा वो किसको कंट्रोल करेगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन तो कैसे होते हैं, रिलीजिंग, यानी कि वो क्या बोलेंगे, वो पिट्यूटरी को बोलेंगे फॉर सिंथेसिस, कि आपको क्या करना है, हार्मोन सिंथेसाइज करना है। लेकिन कुछ हार्मोन होते हैं इनहिबिटिंग, वो पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे कि सिंथेसिस को ब्लॉक करो, इनहिबिट करो, बंद करो, ठीक है। 2 तरीके के हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, स्टिमुलेटिंग या रिलीजिंग। स्टिमुलेटिंग भी बोल देते हैं हम, स्टिमुलेटिंग बनाने के लिए, रिलीजिंग बनाने के लिए, इनहिबिटिंग उसको बंद करने के लिए, प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि पहला हार्मोन है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म सबकी याद रखनी है HGH, ठीक है। पेपर तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ट्राई ये करना, अगर तुम्हें हार्मोन पे कुछ लिखना है तो एक बार फर्स्ट टाइम तो पूरा नाम आपने लिख दिया, लेकिन बार बार पूरे पैराग्राफ में अगर 4 बार लिखना है तो 4 बार पूरा नाम लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाद में आप शॉर्ट में ही लिखोगे, टाइम बचाना भी होता है ना, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, बस एक बार फर्स्ट टाइम जब आप लिख रहे हो तब पूरा लिख दो, बाद में शॉर्ट में लिखो, ठीक है। तो शॉर्ट याद रखने, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH,
ग्रोथ हार्मोन, देखो नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा, ये हार्मोन इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, और साथ के साथ रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर हम किस तरीके से हो रही है, सेल डिविजन, जो हमारी ओवरऑल बॉडी में या हम बोले हमारी सभी सोमैटिक सेल्स में सेल डिविजन हो रहा है, वो ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, अरे पेपर स्कूल में जो अब होगा वो तो सब्जेक्टिव होगा ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाँ उसमें बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, वहां पे तो लिखना ही नहीं है। नीट में तो सबसे प्यारी बात ये है कि तुम्हें कुछ नहीं लिखना, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, कैसे आ रहा है कोई मैटर नहीं करता, वहां पे बस ये है कि चार में से एक पता होना चाहिए कौन सा सही है, ठीक है ना। ये मैं सब्जेक्टिव के लिए बता रही थी। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, सेल डिवीजन। दीपक तुमने स्कोर शेयर नहीं करा मुझे, क्लास की बात करना, ठीक है ना। कौन सा पेपर दिया था, कैटलिस्ट? मैम आपको भी शेयर करना होता है? क्या चीज? आपको भी स्कोर बोर्ड शेयर करना होता है? नहीं नहीं, तुमने अपने सब्जेक्टिव टीचर को करा होगा ना। बायो, हाँ किया था, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली मैम को। नहीं मैं जस्ट देखने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है तुम करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। ओके मैम, कर देंगे। टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, मुझे ये रिकॉर्ड देखना है कि कौन बच्चा कितने उस पे चल रहा है, ट्रेस करने के लिए, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो, तो देखो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, बेसिकली सेल डिवीजन को प्रमोट करना, ठीक है। ओवरऑल जो भी बॉडी में सोमैटिक सेल्स में डिवीजन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो ओवरऑल हमारी सभी सेल्स पर काम कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी हम देखेंगे एक कंसाइज्ड या एक लिमिटेड पोर्शन में काम करेंगे जाके, लेकिन ग्रोथ हार्मोन ओवरऑल बॉडी सेल्स पर काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारा, देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि थायराइड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यानी कि ये हार्मोन TSH थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड की सेल्स को क्या करेगा, थायरॉक्सिन T3 और T4 रिलीज करने के लिए या सिंथेसिस के लिए प्रमोट करेगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम में ही है, सबका नाम सिंपल है, आगे के नाम थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, यहाँ नाम से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है। थर्ड आप देखो तो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसे बोलते हैं ACTH, ठीक है। ACT नहीं, टी ये वाला होगा ट्रॉपिक और H, सही है। क्या कर रहा है, ये जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स में, आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है एड्रीनल ग्लैंड जो हमने पहले भी देखा था कि किडनी के ऊपर लगा होता है ऐसे टोपी जैसा, ठीक है। इसमें जो आउटर पोर्शन है दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये हार्मोन ACTH इसी एड्रीनल कॉर्टेक्स में जाएगा और कॉर्टेक्स कॉर्टिकल सेल्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिंथेसिस के लिए प्रमोट करेगा, ठीक है। कौन से हार्मोन बनेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद है एक कैटेगरी हमारी गोनाडोट्रोपिन्स की। गोनाडोट्रोपिन्स जो किस पे काम करेंगे, गोनाड्स पे, गोनाड्स यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल दोनों के केस में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें दो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन्स में, दो मेजर हार्मोन है, एक है देखो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। दोनों हार्मोन हाईली इंपॉर्टेंट है, किस लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ग्रोथ उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, उसके लिए जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उनके प्रोडक्शन के लिए, साथ के साथ गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कैसे होता है ये आपके 12th में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि जो बेसिकली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे तो दोनों ही में है, मेल और फीमेल दोनों में ही है, लेकिन जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे पढ़ेंगे तो जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है या ओवम का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्शन करने में, उसको रिलीज करवाने में एग का फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल स्टेप्स आर देयर, और वो फॉर्मेशन कैसे होता है, एग कैसे रिलीज होगा, उसको रिलीज करवाने में LH का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है।
वो कैसे होता है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके 11th के लेवल पर ये चीज यहाँ पे दी हुई है। LH induces ovulation of fully mature follicles। मैम थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन ये अभी ये बताऊंगी, ये हार्मोन है। अभी हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे ना आगे, तब बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। तो LH क्या कर रहा है, बेसिकली जो ओवम बनेगा उसके रिलीज में हेल्प करता है, या जिसको हम बोलते हैं एग सेल बना या गैमेट बना, ठीक है, उसको रिलीज करवाने में हेल्प करेगा। साथ के साथ जो भी हमारे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन्स हो गए, उन सब के प्रोडक्शन में भी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, FSH और LH दोनों क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स। उसके बाद देखो फिफ्थ है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड कहीं ना कहीं इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है, लैक्ट जो आता है लैक्टेशन से आया है, रिलेटेड टू मिल्क। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या करेगा, मिल्क के प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा मैमरी ग्लैंड्स में, साथ के साथ ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, कि मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ हो। और मैमरी ग्लैंड्स में भी क्या है, अंदर सर्टेन सेल्स आर देयर जिनमें कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की, तो उन सेल्स को प्रमोट करना, और जितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है प्रोलैक्टिन, मिल्क का प्रोडक्शन इन सेल्स में, सिक्रीटरी सेल्स में क्या करेगा, बनाए रखेगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें, देखो हाइपोथैलेमस से हमने बोला कि एक तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं जो सिंथेसिस को प्रमोट कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स प्रमोट है, एक हो रहे हैं इनहिबिटरी, ठीक है। तो मेजर जो हार्मोन्स है वो रिलीजिंग ही ज्यादा होते हैं। इनहिबिटरी कब होता है, उस कंडीशन में होगा जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कंट्रोल या फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। लेकिन आप देखो तो प्रोलैक्टिन का जो मेजर हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी ही होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का काम, मिल्क प्रोडक्शन का काम एक लिमिटेड टाइम का है, सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या है, इस हार्मोन की जरूरत है। अदरवाइज मेजर आप देखो पूरी लाइफ साइकिल में फीमेल की इसको क्या होना चाहिए, इनहिबिटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो मेजरली हाइपोथैलेमस से जो इसका पोर्शन रिलीज होता है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर की फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। क्या करेगा, उसको सप्रेस करके रखेगा, सही है। एक है लास्ट देखो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, MSH। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी ये जो हमने सारे पढ़े अभी वो कौन रिलीज कर रहा था, पार्स डिस्टेलिस एक तरीके से आगे वाला पोर्शन, लेकिन MSH जो कर रहा है वो पार्स इंटरमीडिया कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से मिडल वाला लोब कर रहा है। हार्मोन क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स क्या होती है, मिलानो मतलब जो मिलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और साइट मतलब सेल, ठीक है। मिलानिन पिगमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके स्किन और हेयर कलर को बनाए रखने में या कलर देने में बॉडी में, ठीक है। तो जब तक मेलानोसाइट्स है तब तक ये मेलानिन का प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। मेलानोसाइट MSH आएगा, मेलानोसाइट को मेलानिन का प्रोडक्शन करने के लिए बोलेगा, सही है। दूसरी बात क्या बता रही थी मैं, हाँ, कि पिगमेंटेशन देखो सभी का डिफरेंट है, तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है मेलानिन का। मोर द प्रोडक्शन मोर विल बी द डार्कर कलर, ठीक है। और अगर हम देखें कि अफ्रीकन कंट्रीज में पीपल आर डार्कर, क्यों है, क्योंकि मेलानिन कहीं ना कहीं एक तो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, कलर तो दे ही रहा है वो स्किन को, लेकिन क्या कर रहा है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है सन से। तो अफ्रीकन कंट्रीज में सन रेज आर हाई, इक्वेटर पे जोन है वो, तो कैसा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उनका कलर डार्कर इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं उन्हें सन से प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो कैसी हुई है, उनकी बॉडी उसी तरीके से डेवलप हो गई है, ठीक है। समझ आ गई ये बात, MSH। आगे देखते हैं, मैम ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, एक तरीके से कि कहीं ना कहीं स्किन को कवर करता है, यूवी रेज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है मेलानिन। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बंदे में आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट से पैचेस से होते हैं किसी किसी के, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मेलानिन बन ही नहीं रहा, तो उसको स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। विदेशों में तो लोग सन बाथ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें क्या, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे लोगों को है कि हमें गोरा बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेलानिन इज गुड फॉर योर स्किन।
ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो देखो 6 हार्मोन किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के। आगे देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमने क्या देखा कि सिंथेसिस नहीं है, सिर्फ स्टोरेज है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टोरेज एंड सिक्रीशन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का, हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। कौन कौन से हार्मोन है, एक है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी भी बोल देते हैं, एंटाई भी बोल देते हैं, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन एडीएच या वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन कहां पड़ा था। सेकंड इज ऑक्सीटोसिन, कहां पड़ा था, कलर में किसमें, इसमें पड़ा था ना, हम लिखा, किडनी चैप्टर में तो पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पड़ा था, कहाँ पे पड़ा था, सोचो। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पड़ा था ना। क्या करता है एडीएच, देखो रेगुलेशन में हमने 3 हार्मोन पढ़े थे, एल्डोस्टेरॉन, एक पड़ा था एडीएच यही वाला, एक पड़ा था एएनएफ, ठीक है। एडीएच का काम वहां पर क्या था, जो यहाँ लिखा है वही काम था, काम चेंज नहीं होगा, काम तो सेम ही रहेगा ना। वो क्या कर रहा था, हमारे जो न्यूरॉन का कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा था। यानी कि एक तरीके से एडीएच का काम या वासोप्रेसिन का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। कभी ऐसी सिचुएशन है कि ब्लड प्रेशर कम है, तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ के ऑस्मोटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम है, ऑस्मोटिक जो बैलेंस होना चाहिए वो भी कम है, और फ्लूइड भी कम है। तो फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। तो वो कौन करवाता है, कलेक्टिंग डक्ट को ज्यादा परमेबल बनाने का काम कौन कर रहा है, एडीएच करेगा। तो जैसे पानी खींचेगा ये, ब्लड में वापस आएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। दूसरी बात, एडीएच को हम वासोप्रेसिन क्यों बोल रहे हैं, वासोप्रेसिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वासो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है। वासो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कि ब्लड वेसल्स को ये पिचकाने का काम करता है, उनका जो डायामीटर है उसको कम करेगा, और जब डायामीटर कम होगा तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एडीएच के 2 काम हो गए, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों हार्मोन्स, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, एडीएच। क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती कभी। जेजी सेल्स है ना, रिलीज करता है, जेजी सेल्स एक्टिवेट कर देता था। जेजीए वाला था वो रेनिन, ये जेजीए रिलीज नहीं कर रही, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, हम पढ़ रहे हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। जेजीए रिलीज करते हैं रेनिन, और उसके थ्रू फिर रिलीज क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन। समझ आई बात, कहीं ना कहीं एल्डोस्टेरॉन इसको सिग्नल भी देता है, ये कैसे रिलीज होगा, ये तो स्टोर था। एडीएच, ये एल्डोस्टेरॉन ही जाके सिग्नल देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जब ब्लड प्रेशर कम है कि वासोप्रेसिन को रिलीज होना है, उसके बाद ही आके यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है। और इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। आई बात समझ में, ठीक है। तो दूसरा क्या हार्मोन है हमारा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होगा, उन कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जैसे प्रोलैक्टिन कर रहा था, सिमिलरली ऑक्सीटोसिन भी मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ आ गई बात। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या यूजुअल प्रैक्टिस ये बीच में चली रही थी कि एनिमल्स को भी, जैसे गाय भैंस है जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, उनको क्या दे देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा दूध दें, ठीक है। तो ये बड़ा प्रैक्टिस चल रहा था, अब शायद कंट्रोल में हो सकता है, अभी भी देते हो कुछ लोग। समझ आई भाई बात, तो ऐसे भी यूज होते हैं हॉर्मोन्स।
यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो तो कुछ आगे देखें। मैम तो इसके इंजेक्शन से कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है? ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे जो A2 गाय होती है ना उनके लिए होता है ये। कौन सी गाय? दो टाइप्स की गाय होती है, एक A1 गाय होती है और एक A2 गाय होती है। जो A2 गाय होती है वो हमारी इंडियन होती है ना, इंडियन काउस होती है। और जो A1 गाय होती है वो मतलब बाहर की कंट्री वाली गाय होती है, उनको दिया जाता है ये ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन देना तो नहीं चाहिए ना, गाय का काम ही है कि अपने आप मिल्क प्रोड्यूस करे। एक बॉडी की साइकिल भी तो होती है ना कहीं। अब क्या होता है फिर ये उस बहुत मिल्क, बीमार हो जाती है वो। ये फिर कहीं ना कहीं किसे इफेक्ट करेगा? ये हमें इफेक्ट करेगा, जो दूध पी रहा है उसको इफेक्ट होगा। ठीक है, ये चीजें, ये सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हेल्थ तो इफेक्ट कर ही रहे हो ना। एक जो नॉर्मल प्रोसेस चलना चाहिए, आप उसको ऑल्टर करके एक्स्ट्रा उसके अंदर हार्मोन डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट गुड। ठीक है, मैम ये प्यूबर्टी पे इफेक्ट करता है, जो मतलब जैसे हम लोग पीते हैं ना दूध को, तो उनकी प्यूबर्टी पे इफेक्ट करता है ये। उनको भी करेगा। आपके अंदर मिल्क हार्मोन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मली भी जा रहा है। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होना चाहिए? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। लेकिन अब आप दूध पी रहे हो जिसमें हार्मोनल क्या है, वो ऐसे ही गाय से है जिसको इंजेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी तो जाएगा ही ना कुछ पार्ट, इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। सही है जी, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। अब इसमें मैंने जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको अच्छे से हमें देखना है, नाम से याद रखना है कि किसमें क्या सिम्टम है। दूसरी बात कि वो हाइपोसिक्रेशन की वजह से हो रहा है या हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक है हाइपर, हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, मतलब हाइपर सिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन। हाइपर मतलब कि जरूरत से ज्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, मोर हार्मोन। और हाइपो मतलब लेस। तो इसी तरीके से क्या करा गया है, डिजीजेस को कैटेगराइज करा गया। जैसे कि एक कंडीशन क्या है, जिजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म भी बोल देते हैं। जाइजेंट मतलब जायंट, जायंट वर्ड से आया है। जायंट कब हो जाएगा कोई भी बंदा, जब ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है किसी की बॉडी में। ठीक है, एक लिमिट है ना। जैसे अभी चाइल्ड है, वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसे हार्मोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन जैसे अडल्ट हो गया तो उस टाइम क्या होना चाहिए, थोड़ा डिप्रेस होना चाहिए, हार्मोन नहीं इतना रिलीज होना चाहिए, लेकिन तब भी बने जा रहा है। तो क्या होगा, आदमी की हाइट और वेट सब बढ़ता रहेगा, बहुत हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जाइजेंटिज्म। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ग्रोइंग स्टेज है लेकिन हार्मोन बिल्कुल रिलीज ही नहीं हो रहा, तो उसमें हो गया, ग्रोथ कैसी रह जाएगी, स्टंटेड, हाइट बढ़ ही नहीं पाई। जैसे किसमें होता है, हम बौने आदमी में किसी में देखते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब, जैसे बौने को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या कंडीशन हो गई, ड्वार्फिज्म की। ठीक है, और ये क्या हो गई, जाइजेंटिज्म की। ठीक है ना, जाइजेंटिज्म यानी कि हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ड्वार्फिज्म क्या हो गया, हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन है, जितना रिक्वायर्ड था उतना भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, चलो सिमिलरली अभी देखो, एक कंडीशन और होती है एक्रोमेगैली। ठीक है, ये क्या है, ये भी ओवर है, यानी कि हाइपर सिक्रीशन है, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, लेकिन ओवर सिक्रीशन किसमें, मिडिल एज में, एडल्ट बंदे में। ये जो हमने बात करी, ये हमने करी ग्रोइंग स्टेज की। जब ग्रोथ की स्टेज थी बच्चे की, तब या तो कम रह गया या ज्यादा रह गया। लेकिन मान लो एक नॉर्मल बंदा है, मिडिल एज का आदमी है कोई, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जितना नहीं जरूरत उससे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसको डिजीज को बोलेंगे, डिसऑर्डर को बोलेंगे एक्रोमेगैली। ठीक है, एक्रोमेगैली में क्या होगा, इजिली आप डायग्नोज नहीं कर सकते, आपको ऐसे देख के नहीं पता लगेगा, क्योंकि बंदे की हाइट नॉर्मल है ना, वो छोटा है ना वो लंबा है। तो ऐसे देख के नहीं पता लगेगा कि इसको कोई ओवर सिक्रेशन है या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है। तो पता कैसे चलेगा, फेस पे, मतलब फेस क्या होगा, थोड़ा सा डिसफिगर्ड सा होगा, टेढ़ा मेढ़ा सा मान सकते हो। हैंड्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन से आपको थोड़े बड़े लगेंगे। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जो इजीली डायग्नोस नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है नॉर्मली भी ऐसा ही हो आदमी,
तो ये जब तक डायग्नोज होती है तब तक ये हो जाता है कि बहुत लेट हो चुका होता है, तो उस कंडीशन में इस एक्रोमेगाली में प्री मेच्योर डेथ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये एक्रोमेगाली वाला जो कंडीशन है तो हाइपर का ही, लेकिन कब है, एडल्ट के केस में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली एक है देखो डायबिटीज इंसिपिडस, ये किसका है, जो ये ऊपर देखी ये किसकी थी, ग्रोथ हार्मोन की, ये किसकी है, ग्रोथ हार्मोन की, ये किसका है, एडीएच का। किसकी डेफिशिएंसी हो गई, वासोप्रेसिन की। वासोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, जरूरत है तब भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से फ्लूइड यानी कि वाटर क्या होता है, रिलीज होता जा रहा है, और साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा वाटर लॉस की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, और ये कंटिन्यूस अगर चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, ये बीमारी का नाम है, इसको ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस। और एक होती है डायबिटीज मेलिटस, कौन बताएगा, ये पढ़ चुके हैं हम, बोलो। डायबिटीज, मैम डायबिटीज मेलिटस में तो शुगर लेवल बढ़ जाता है हाँ, तो मैम, पर दूसरे वाले में क्या होता है? ग्लूकोज यूरिया, यानी कि यूरिन में दो कंडीशन देखी थी ना हमने यूरिन वाले चैप्टर में, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि आपके यूरिन में ग्लूकोज प्लस कीटोन बॉडीज अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन है डायबिटीज मेलिटस। लेकिन इंसिपिडस किसकी वजह से होती है, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज दोनों मिलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा या तो आप ग्लूकोज खा रहे हो या वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वो यूरिन में निकलने लगेगा फिर। ठीक है जी, आगे देखें, ये देख लिया हमने, ये भी हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं जो है हमारा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा ना अभी पिट्यूटरी का सिचुएशन था, लोकेशन था, या हम बोल सकते हैं जैसे ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या था, ऊपर की तरफ जैसे थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करा गया इसको भी। नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी था, तो जो ये थैलेमस का पीछे वाला पोर्शन होता है, जैसे ये थैलेमस था, दिस पोर्शन, इसमें ही बैक साइड वाले पोर्शन में एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इसे बॉडी की ना थर्ड आई भी बोल देते हैं, दो तो ये है, तीसरी ये है। ठीक है, थर्ड आई भी बोल देते हैं कभी कभी। लोकेशन क्या है इसका, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, पीछे की तरफ, यहाँ पे ऐसे मान लो बैक साइड में, पीछे पीछे की तरफ। यहाँ पे देखो डायग्राम में, जैसे ये क्या है, दिस इज थैलेमस पोर्शन, ये कहीं थैलेमस है, यहाँ से क्या निकल रही है, दिस इज पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, और यहाँ पीछे की तरफ, पीछे नेक की तरफ थोड़ा सा, दिस इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, डॉर्सल पार्ट में एक हार्मोन है इसका, दैट इज मेलेटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेंटेन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। साइक्लिक प्रोसेस यानी कि कुछ कुछ फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में जो साइकिल में चलते हैं, एक रिपीटेड इंटरवल, एक रिपीटेड टाइम के बाद क्या होते हैं, वो अपने आप रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, एक टाइम के बाद हमें क्या होता है, अगर कोई 6 घंटे सोता है तो उसे क्या होगा, जब वो 18 घंटे जाग चुका तो उसके बाद उसको अपने आप नींद आएगी। जो 10 घंटे सो रहा है उसको क्या होगा, बीच में वो जाग लिया, उसके बाद नींद आने लगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें नींद आती है जिस टाइम तुम रोज सोते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी की साइकिल चल रही है, स्लीप वेक साइकिल। कौन मेंटेन कर रहा है इसको, मेलेटोनिन। इसी को बोल देते हैं सिरकैडियन रिदम। जो 24 आवर हमारी बॉडी में एक साइकिल चल रही है उसी को बोल देते हैं सिरकैडियन रिदम। एक बॉडी में रिदम मेंटेन करना, ठीक है, एक प्रोसेस को मेंटेन करना। ठीक है, दूसरी बात, जैसे एक तो ये प्रोसेस हो गया, दूसरी बात फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल।
वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, 28 से 32 डेज में वो रिपीट होना ही होना है। तो ये साइकिल, ये टाइमिंग कौन मेंटेन कर रहा है? दिस पीनियल ग्लैंड। किसकी हेल्प से? मेलेटोनिन की हेल्प से। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा ग्लैंड है फिर ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड कहाँ लोकेटेड है? आप यहाँ पे देखो नेक में, दिस पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? लैरिंग्स इज देयर, सबसे ऊपर हमने देखा था। जैसे ये क्या हो गया? दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे यहाँ पे होगी हाइलन कार्टिलेज। नीचे आता है फिर एडम्स एप्पल, जिसका भी पोर्शन निकला हुआ होता है उसको पता लग जाएगा कहाँ पे है। उस एडम्स एप्पल के पड़ोस में, ठीक है, उसके पास आपको क्या है? थायराइड ग्लैंड इज देयर। आगे की तरफ है, पीछे नहीं है, आगे होता है। पीछे क्या होंगे? पीछे होंगे पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? किसका? एडम्स ऑफ एप्पल। या तुम्हारी ना आवाज नहीं आ रही, फिर से तुम पीछे करके बोला करो मुंह, या तो तुम्हारे माइक में फोन में ही कुछ प्रॉब्लम है। लिख के बताओ क्या पूछा है। हाँ तो ये मतलब क्लियर नहीं समझ रहा क्या पूछ रहे हो। मैम वो बोल रही है एडम्स एप्पल का फंक्शन क्या होता है? एडम्स एप्पल का फंक्शन क्या होता है? एडम्स एप्पल का ऐसा कोई, ये वैसे तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी उसको मानते हैं, लेकिन अभी ये बोल सकते हैं कि देखो किसी में ग्रोथ होती है, किसी में नहीं होती। ठीक है, तो वो एक आउट ग्रोथ है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। क्योंकि आप देखो तो फीमेल्स में तो हाईली सप्रेस्ड है, वो है ही नहीं, क्या हो गया? वो डिप्रेस हो गया। लेकिन मेल्स में भी किसी किसी में ज्यादा देखने को मिलता है, और वो ज्यादा उनमें होता है जिनमें हार्मोनल प्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया? उसका आउट ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो यस ऐसा मैम, मेंस में ज्यादा होता है। फीमेल, क्योंकि वेस्टिजियल ही है वो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो फीमेल में सप्रेस ही हो गया। सही है, और मेल्स में भी किसी किसी में ज्यादा है ड्यू टू हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन, क्योंकि सब में अपनी बॉडी में इंडिविजुअल सबका रोल है, तो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो थायराइड कहाँ है? यहाँ आगे की तरफ है, जस्ट यहाँ पर। कैसा है ये? बटरफ्लाई शेप का बोल देते हैं इसको। इसमें 2 लोब है ना, एक हो गया जैसे राइट लोब, एक हो गया लेफ्ट लोब, और दोनों लोब जो बीच में टिश्यूज से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड इस्थेमस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस। दूसरी बात ये हमने कर ली। अगर हम सेल्स की बात करें इनकी, तो इसमें ना 2 तरीके की सेल्स हैं। जैसे एक है हमारी फॉलिक्यूलर सेल्स, और एक है स्टोमेटल सेल्स, या टिश्यू बोल लो। एक है फॉलिक्यूलर टिश्यू, एक है स्टोमेटल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू, सॉरी। ठीक है, तो फॉलिकल टिश्यूज क्या करते हैं? T3 और T4 रिलीज करेंगे। ठीक है, 2 हार्मोन रिलीज करेगा थायराइड, T3 और T4। तो फॉलिकल सेल्स T3 और T4 को रिलीज करती है, और जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो किसको रिलीज करती है? TCT, कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन, थायरो कैल्सीटोनिन भी इसको बोल देते हैं। अब एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, 2 हार्मोन है, एक है T4, एक है T3। T3 का क्या मतलब है? फुल फॉर्म इनकी है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई मतलब, या 3 का मतलब, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, 3 आयोडीन के एटम है। क्या है इसमें? 3 आयोडीन एटम्स। और इसमें कितने? T4 है तो 4 है। इसी हिसाब से इनका नाम रख दिया गया है ट्राई आइडोथायरोनिन। थायराइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? थायराइड। किसकी? क्यों करेगा ये? थायराइड T3 और T4 क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH आएगा, और वो इसको बोलेगा कि T3 और T4 प्रोड्यूस करो। ठीक है, कंटिन्यूस एक नेटवर्क है। TSH आया, थायराइड पे वो अटैच हुआ है, जो भी रिसेप्टर आया, रिसेप्टर की हेल्प से सिग्नलिंग हुई, और सिग्नलिंग से फिर T3 और T4 क्या होंगे? हमारे रिलीज होंगे। तो T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये नाम बहुत लंबा हो गया, तो इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? थायरोक्सिन। यही वाला पेज रिपीट करना है। इसमें देखो मैंने ये बताया, हाइपोथैलेमस, वो सॉरी हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में थे ना। एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो वहां से क्या रिलीज होगा? TSH। अभी हमने देखा था। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी देखा ना, पीछे क्या रिलीज करता है वो? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये TSH यहाँ पर आएगा थायराइड ग्लैंड में और सिग्नल देगा टू रिलीज T3 एंड T4, तब ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 रिलीज करेगा। ठीक है, ये बताया मैंने। दूसरी बात तुमने देख लिया, 3 एटम है, इसमें 4 है। आयोडीन इज द मेजर रोल। ठीक है, आयोडीन क्या है? आयोडीन ही कहीं ना कहीं नाम में भी है, ट्राई आइडो, टेट्रा आइडो। तो आयोडीन की एक मेजर रोल है इन हॉर्मोन्स को बनाने में, ठीक है, इनके फॉर्मेशन में। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में T3 और T4 दोनों ही क्या हो जाएंगे? सप्रेस हो जाएंगे, दोनों का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आयोडीन का क्या है? एसेंशियल रोल है थायराइड के मेटाबॉलिज्म में। दूसरी बात, अगर आपने सुना हो, पहले सुना भी होगा नॉर्मली, पहले क्या बोलते थे? आयोडीन, नॉर्मली भी पता होगा तो तुम्हें, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। गोइटर। हाँ, और पहले क्या था? पहले ये बहुत कॉमन था, पहले ये गॉइटर देखा जाए तो कॉमन था, बहुत कॉमन था 70s के टाइम पे, 80s के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम आयोडीन की डेफिशिएंसी थी लोगों में। लेकिन फिर सरकार ने क्या करा? आयोडाइज्ड नमक लॉन्च करना शुरू करा। आयोडीन आप नमक में मिला के दे रहे हो, तो अब देखा जाए तो अब ये कंडीशन इतनी नहीं, वंस इन अ वाइल किसी में देखने को मिल गई तो मिलेगी। ठीक है, तो पहली डिजीज हो गई गॉइटर। किस वजह से हो रही है? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कि इतना T3 और T4 रिलीज ही नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या हो रही है? आपका जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगी? स्वेलिंग शो करेंगी। उनको काम तो करना पड़ रहा है, वो काम करना चाह रही है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाह रही है, लेकिन हार्मोन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि आयोडीन ही नहीं है, आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है। ठीक है, तो आपका स्वेल हो जाएगा, ग्लैंड क्या करेगा? स्वेलिंग होती रहेगी। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं गॉइटर। T3 और T4 का फर्क तो बताया नहीं आपने। क्या चीज? T3 और T4 में इतना T4 जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे एक्टिव और इनएक्टिव स्टेजेस का होता है इसमें फर्क। एक से बनेगा एक्टिव स्टेज, फिर कन्वर्ट होती है वो इनएक्टिव स्टेज में, लेकिन इतना तुम्हारी बुक में दिया नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं बताया, जरूरत भी नहीं है। मेन जो यहाँ से आएगा तुम्हारे डिजीजेस में से ही आता है कि किसका सिम्टम है, हाइपो है, हाइपर है, या क्या है, कौन से ग्लैंड का है। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा सिलेबस भी बचा हुआ है, अब तुम्हारी एक क्लास और है बस, फिर खत्म क्लास, चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है जी, तो एक हो गया गॉइटर, जैसे ये देखो मेरा डायग्राम था, ये है। ठीक है, ये क्या है? जैसे इसके गले में क्या दिख रही है? दिस इज स्वेलिंग, तो दिस इज गॉइटर वाला कंडीशन। किससे होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, स्वेलिंग हो गई थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नाम याद रखना है, हाई और लो का ही ध्यान रखना है, उसी का सारा खेल है। दूसरी बात, एक कंडीशन होती है, देखो इसमें एक होती है गॉइटर, एक आपने क्या देखी? गॉइटर। एक होती है सिमिलरली एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, अगर देखो हम थायराइड की बात करें, पूरे ग्लैंड की बात करें, या किसकी बात करें? T3 और T4 हॉर्मोन्स की, तो ये हमारी बॉडी में ओवरऑल जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी बॉडी वर्किंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शनिंग कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, उस BMR को मेंटेन करने का काम करते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, लेकिन जिसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसको आप देखोगे कि उसका जो ओवरऑल BMR है वो क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। तो उस कंडीशन में कैसा रहेगा वो आदमी? वो थका थका सा रहेगा पूरे दिन, जैसे उसको नींद आ रही हो, चाहे कितने घंटे सुला लो, वो तब भी ऐसा ही रहेगा कि वो सो जाएगा, अभी जहां बैठेगा वहीं सो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी की सेल्स काम ही नहीं कर पा रही। काम क्यों नहीं कर पा रही? उनको T3 T4 नहीं मिल रहा, एक पीछे से सिग्नल ही नहीं मिल रहा कि हमें कोई मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? BMR को पूरी को रेगुलेट करते हैं। एक कंडीशन हमने देखी हाइपो की, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम बोल रहे हैं गॉइटर। ठीक है, हार्मोन हो गया उसमें लेस। लेकिन सिमिलरली एक कंडीशन है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, इसमें क्या होता है? BMR इज इंक्रीजिंग, बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ज्यादा हार्मोन होगा तो जो आपके मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आदमी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाएगा,
स्वेटिंग होने लगेगी, स्ट्रेस वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, सारा दिन वो ऐसे रहेगा बेचैन सा। ठीक है, तो ऐसे में वैसे सिग्नल क्या देखने को मिलेगा आपको, सिम्टम क्या मिलेगा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। बीएमआर तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो मेन फीचर देखोगे आप उसका, आई बॉल्स जो है ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे थोड़े से, देखो फैली फैली सी आंख हो जाएंगी इसकी, इस तरीके से। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। किससे रिलेटेड है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। नॉर्मल ग्वाइटर है हाइपो का, और ये कंडीशन है हाइपर की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एब्जॉप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक क्यों लगा रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी इज रिलेटेड टू आई, समझ आ गई बात। एक्सोप्थेल्मिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आईज बाहर की तरफ निकल रही है, यही मेन फीचर है इस वाले ग्वाइटर का। ठीक है ना, चलो, तो एक कंडीशन ये हो गई। एक होती है, देखो ये तो दोनों कंडीशन हम देखी एडल्ट्स में, ठीक है, दोनों एडल्ट्स में थी। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड क्या है, द चाइल्ड भी नहीं है, या तो छोटा बच्चा भी मान लो आप, द इन्फेंट, चाइल्ड या किड, या फिर ऐसे मान लो जब ग्रोइंग स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में है, देखो यहाँ दिया ना इन्फेंट है या किड है, या एक कंडीशन ये हो सकती है एम्ब्रियो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो गया, या तो इस बच्चे में क्या है, आपका थायराइड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या सेम कंडीशन मदर में, थायराइड की क्या है, डेफिशिएंसी है, मदर का ग्लैंड काम नहीं कर रहा, तो मदर को नहीं मिल रहा तो बच्चे को तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, थायराइड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो वो बच्चे के भी डेवलपमेंट पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। बच्चा जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, आईक्यू नहीं होगा, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पेयर होंगी, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, ये एम्ब्रियो के केस में भी, और जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में बच्चा दिख रहा है। ठीक है, अगर बच्चे के केस में है तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटेनिज्म। ठीक है, ये चाइल्ड के केस में है, इन्फेंट, चाइल्ड या एम्ब्रियो, तीनों में यही कंडीशन देखने के लिए फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों ही रिटार्ड हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, नाम ध्यान रखने हैं, सब अलग अलग नाम है, किसमें कौन सा कंडीशन है वो याद रखना है। अब देखो, एक हमने देखा, ये तो हो गए थायराइड के वैसे वाले हार्मोन जो टायरोसिन वाले हैं। थायराइड कौन से हार्मोन कर रहा था, एक तो थे T3, T4। ठीक है, ये हार्मोन होते हैं बेसिकली थायरोसिन से रिलेटेड, थायरोसिन पेप्टाइड से। थायरोसिन क्या है, थायरोसिन की वजह से, थायरोसिन कह रही हूँ, टायरोसिन, टायरोसिन की हेल्प से बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक हार्मोन है हमारा कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये इन दोनों से डिफरेंट है। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये तो बीएमआर को रेगुलेट कर रहे थे, किसको रेगुलेट कर रहे थे, बीएमआर को। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड में क्या करेगा, नहीं वो बार बार रिपीट, एक्चुअली ना इसमें ना स्लाइड में आगे पीछे हो रहा है। मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी ना, तब भी मुझे देखना पड़ रहा था कि क्या मैंने पढ़ा दिया और क्या मैं छूट गया, तो कभी ना कंफ्यूजन सा हो जाता है, फिर उसमें क्या होता है कुछ कुछ बात बतानी भूल जाते हैं अगर सीक्वेंस में नहीं चलते, तो ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्सीटोनिन। एक तो सेट ये हो गया, एक सेट है ये, दिस इज बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन। क्या काम है इसका, कैल्शियम लेवल मेंटेन करना ब्लड में। किसके साथ मिलके करेगा, PTH, पैराथायराइड हार्मोन। किसके साथ मिलके करेगा, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कौन रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्लैंड, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। ये पढ़ के ही जाना, 5-7 मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर ये मिस हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट क्लास में छूट ही जाएगा, फिर समझाना पड़ेगा पूरा। तो इसको देख लो, 2 मिनट का है। देखो, एक तो ये कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है, PTH और कैल्सीटोनिन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके ब्लड में कैल्शियम का ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। देखते हैं कैसे। देखो, पहले पैराथायराइड का क्या समझो, लोकेशन का है। हमने देखा आगे क्या था, ये ट्रैकिया आ रहा था, ट्रैकिया पे ही क्या लगा हुआ है, कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड, ये लगा हुआ है बटरफ्लाई वाला थायराइड ग्लैंड। आगे तो थायराइड ग्लैंड है,
थायराइड ग्लैंड ने ना ट्रैक किया, जैसे ये ट्रैक किया था, थायराइड ग्लैंड ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा पीछे की तरफ भी है, आगे तो है ही, पीछे की तरफ भी ऐसे इसके लोब्स हैं। तो पीछे की तरफ जो थायराइड ग्लैंड के लोब्स हैं, उनपे ही ये 4 लोब्स और लगे हुए हैं, ये ब्राउन वाले। ठीक है, 4 लोब्स थायराइड ग्लैंड में ही कहीं ना कहीं अटैच है। इनको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, 2 पेयर है, 4 लोब्स है। कहाँ है? बैक साइड में, पीछे की तरफ, थायराइड ग्लैंड पर ही। सही है, इसीलिए इनको पैराथायराइड बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये हार्मोन क्या रिलीज कर रहे हैं? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना। अब देखो जो पीछे बात बताई थी, कैल्सीटोनिन और पीटीएच दोनों मिलके ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? पीटीएच इंक्रीज कर रहा है और कैल्सीटोनिन डिक्रीज कर रहा है। कैसे करेंगे? जब हमारे ब्लड में कैल्शियम जाता जा रहा है, कैसे जाएगा? मान लो हम खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, जो भी कैल्शियम के सोर्सेस थे हम सब खा रहे हैं, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है, तो उसमें एक लिमिट तक मेंटेन करा, ठीक है। जब ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम तो क्या होता है? बोन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बोन में एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और वहां पे जाके क्या हो जाता है? एक तरीके से डिपॉजिट। बोन क्या है? बोन कहीं ना कहीं कैल्शियम का स्टोरेज है, स्टोर हाउस है। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम था, कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है? उस कैल्शियम को निकाल के बोन्स में ले जाके लगा दे रहा है। ठीक है, वहां पे स्टोर कर रहा है, तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हटा लेगा कैल्सीटोनिन। ठीक है, काम कौन करता है? ये काम करेंगे हमारी ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो क्या करती हैं? बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। और बोन बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम उठाएंगी और ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर देगी? कैल्शियम आया उसका बोन बना देगी। ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे सीमेंट आया और घर चिन दिया, वही काम यहाँ पे हो रहा है। कैल्शियम आता रहेगा और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगी? बोन का फॉर्मेशन करती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा? ब्लड में से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक कंडीशन तुम ये मान लो ऐसा है कि कोई बंदा कैल्शियम खा ही नहीं रहा, उसमें क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई, तो बॉडी अपने आप को कैसे मेंटेन करेगा ब्लड? उस कंडीशन में पीटीएच क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करेगा, रिसॉर्प्शन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बोन रिसॉर्प्शन या बोन डीमिनरलाइजेशन। अभी तो क्या थी? ऑस्टियोब्लास्ट क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होती है जो हमारी बॉडी में बोन्स बनाती हैं। ओके। ठीक है, बोन्स बना रही है, और बोन बनाने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, कैल्शियम तो चाहिए, तो वो कैल्शियम कौन लाके दे रहा है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। तो जैसे जैसे आता रहेगा तो ब्लड में कम हो जाएगा ना, पहले सर ब्लड में सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन जब बोन बन गई तो ब्लड में से कैल्शियम का लेवल कम हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि कोई कैल्शियम खा ही नहीं रहा, जैसे लेडीज में देखने को मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 35-45 ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। तो उस केस में बॉडी क्या करेगी? बॉडी तो अपने आप को मेंटेन करेगी ना, तो पीटीएच क्या करता है? बोन को छीलने लगेगा, बोन में से धीरे धीरे कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड को सप्लाई करना शुरू कर देगा। क्योंकि बोन, कैल्शियम कहाँ से आएगा? बोन ही स्टोर हाउस है, बोन से ही लाना है। कैल्शियम के थ्रू आप देखो कितने फैक्टर्स चल रहे हैं हमारी बॉडी में, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो कौन करेगा ये? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट्स, यहां ध्यान देना है, ये है ब्लास्ट और ये है क्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? एक तरीके से सेल को नहीं, बोन को, बोन की जो सेल्स है उनको ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, ब्रेक मतलब ऐसे नहीं कि पूरी ऐसे तोड़ती हड्डी, ऐसे नहीं, धीरे धीरे उसमें से, जैसे मान लो पहले आपकी बोन थी इतनी मोटी, बोन भी तो सही से नहीं बनी, ठीक है, पहले बोन थी इतनी मोटी, तो इसमें से क्या होगी? बोन थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे पीटीएच हार्मोन की हेल्प से ऑस्टियोक्लास्ट आपकी बोन में से कैल्शियम हटाना शुरू करेंगी। तो बोन थिनिंग, पहले बोन थी मोटी, मान लो फिर बोन ऐसी हो गई पतली, सारा कैल्शियम आपके ब्लड में जाता जा रहा है, इसको कहते हैं बोन थिनिंग। कौन कर रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट। कौन करवा रहा है? पीटीएच। क्यों करवा रहा है? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम चाहिए,
तो कहाँ से लाएंगे, स्टोर में से ही लेंगे ना, तो ये काम ये करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर अगर ब्लड कैल्शियम बाहर से नहीं ले रहे, आप डाइट में नहीं ले रहे, तो बोन धीरे धीरे आपकी थिन हो जाएंगी, बोन ब्रेक हो जाएगी। मान लो जरा सा भी बंदा गिरा, एकदम उसका फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कैल्सीटोनिन और पीटीएच दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लड में एक ब्लड ऑप्टिमम लेवल कैल्शियम का मेंटेन कर रहे हैं। जब ज्यादा होता है तो बोन बन जाती है, जब कम होता है बोन में से ही कैल्शियम ले लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यही चीज यहाँ लिखिए, देखो बोन रिसॉर्प्शन कहते हैं या बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन में से कैल्शियम को वापस लेने का जो प्रोसेस है। बोन से तो लेगी ही लेगी, और क्या करेगा पीटीएच, जो हमारे किडनीज के थ्रू अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, किडनी में जो भी एक्सक्रीट होके कैल्शियम बाहर जा रहा था यूरिन के थ्रू, उसको भी ब्लॉक करा जाएगा, यानी कि कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हमारे टिब्यूल्स में से इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वेस्ट ना हो, बॉडी में मेंटेन रहे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ा बहुत कैल्शियम खा भी रहे हो, तो उस कंडीशन में भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन क्या करेगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का करना शुरू कर देगी। तीनों काम किस लिए हो रहे हैं, एक ये और ये तीनों काम क्या हो रहे हैं, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। इसीलिए पीटीएच को क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सीमिक, हाइपर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम। ठीक है, और टीसीटी को बोल देते हैं हाइपो, वो डिक्रीज कर रहा है ब्लड में। ठीक है, तो इनका कैसा रोल है, एंटागोनिस्टिक, क्या कर रहे हैं, फीडबैक कंट्रोल कर रहे हैं दोनों। जब पीटीएस ज्यादा होगा तो वो कैल्सीटोनिन को सप्रेस करेगा, और एक तरीके से कैल्सीटोनिन पीटीएच को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू पूरा साइकिल को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद थाइमस से फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना? मजेदार चैप्टर है वैसे ही देखा जाए तो। अभी तो बहुत हमने शॉर्ट में पढ़ा है, जैसे वो T3 T4 की बात करें, नहीं तो पूरा डायग्राम बना के अच्छे से करते हैं ना, तो मजा सा आ जाता है। सही है, हाँ क्वेश्चन देख लो, रुक जाओ 2 मिनट। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत दिन से नहीं कर रहे थे। ये नीट वाले क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आपके आए हुए हैं 2021 वगैरह में, इनको देखो, इजी है। ऐसी चैट में ही रिप्लाई कर दो, चैट में ही डिस्कस करना है बेसिकली।